हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ टॉपिक पे बात कर चुके हैं और आज इसी सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कहते हैं, उस आर्थिक जीवन के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक विकास हुआ और किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता ना सिर्फ आंतरिक स्तर पर बल्कि बाह्य यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फली फूली और उस समय की मुख्य सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई। तो आइए चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के इस टॉपिक पर, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। तो जब हम किसी भी सभ्यता के आर्थिक गतिविधियों की बात करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए हमें इन सब टॉपिक पर बात करनी होती है। जैसे इसमें मुख्य बिंदुओं की बात करें तो कृषि को देखना है, पशुपालन को देखना है, शिल्प उद्योग को और व्यापार वाणिज्य को और मोहरों को, इन सभी को केंद्र में रखते हुए हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती सभ्यता जिसको कहा गया है, उसके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि बात करें पहले ही मुख्य बिंदु की तो वो है कृषि। जैसा कि हम सभी को पता है, सिंधु एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं, इन सभी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। यदि हम बात करें कृषि की तो हमें उनकी जो भी सोर्सेज हमें मिले हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में बुआई और मार्च अप्रैल में कटाई ये अपनी फसलों की कर लेते थे। अब बात करते हैं फसल किस किस प्रकार की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें साक्ष्यों के आधार पर 9 प्रकार की फसलें मिली हैं। उसमें गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल, ये मुख्य फसलें हमें वहाँ से मिली हैं। उदाहरण के लिए जब भी हम किसी टॉपिक पर बात करते हैं, कंसेप्ट पर बात करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल देने होते हैं। तो जब हम प्रश्न को लिखेंगे तो साथ में लिखेंगे कि जैसे कालीबंगा से उदाहरण के रूप में लिखेंगे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें सरसों और चने को अलग अलग जो है साक्ष्य यहाँ से हमें इस तरीके से मिले हैं कि इस तरीके से उस खेत की जो नालियाँ बनी हुई थी, इनमें चना और साथ साथ में सरसों और चना, इस तरीके के साक्ष्य हमें वहाँ से मिले हैं। और इसके साथ साथ हल का नमूना मिला है बनावली से, ये हम लिख देंगे। और साथ में मेहरगढ़ से दराती के जो साक्ष्य हैं हमें मिले हैं, ये भी हम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस आधार से जो है ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, इस स्टूडेंट को ये सब चीज़ें क्लियर हैं। तो मतलब एग्जामिनर को एकदम से ये लगेगा कि हाँ, इसको ये क्लियर है। तो हम इस तरीके से लिखने का एक पैटर्न बनाएं। उसके बाद यदि बात करें हैं पशुपालन की, तो पशुओं का भी महत्व था। वैसे पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं तो हम टॉपिक को उसी तरीके से कवर करेंगे। पशु के महत्व कृषि में है, ये हम देखेंगे। परिवहन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है पशु का यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। वो मतलब गाड़ी में या फिर जो भी है उस तरीके से परिवहन के रूप में यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। विपणन की यदि बात करें तो क्रय और विक्रय में भी पशु का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि हमें उस तरीके से करेंसी के वहाँ पर साक्ष्य नहीं मिलते। भोजन के लिए यदि बात करें तो मांसाहार में भी पशुओं का प्रयोग किया जाता था। तो इन सब पॉइंटों के साथ हम इस चीज़ को, आर्थिक जीवन को इनके क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हमें और भी जो पशु हैं उनकी जानकारी मिलती है। वो कौन से हैं? जैसे देखिए, गाय है, बकरी है, बिल्ली है, व्याघ्र है, और इसके साथ साथ जो बैल है और घोड़ा है, कुत्ता है, हाथी है, बारहसिंगा है, ऊंट है, सूअर है, चिंकारा है, या फिर नीलगाय, हिरण जिसको कहा है, ये सारे के सारे हमें वहाँ से मिले हैं। अब कई बार कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे या फिर कहें कि कक्षा 12 या फिर कक्षा 10 में जो टॉपिक है उनमें भी कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है क्या इनमें से नहीं है। तो यदि हम बात करें गाय, घोड़ा और ऊंट, ये मैंने देखो सीधे लिखे हैं यहाँ पर। आप भी जब लिखें तो ऐसे ही लिखें ताकि आपको ये याद रहे। गाय है, घोड़ा है, ऊंट है, इन सब की जानकारी थी, लेकिन किसी भी मोहर पे इनका अंकन नहीं था। इस चीज़ को आपने विशेष रूप से लिखना है, किसी भी मोहर पे इनका अंकन नहीं था। बैल सबसे फेमस था, कुबड़ वाला बैल जिसको कहा जाता है, कुबड़ वाला बैल, ये जो है बहुत ही फेमस था। इसके बाद यदि बात करें जो प्रमुख जो पशु है इनका, वो वृषभ है। वृषभ की पूजा के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं शिल्प उद्योग की।
जो शिल्प एवं उद्योग धंधे जो थे उनके बारे में जब बात करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं वो अपने माइंड मैप में बनानी है, वो देख लेते हैं। जैसे कपड़ा है, मृद भांड है, मनका है और सीप उद्योग है। यदि कपड़े की बात करें तो कपड़ा तो प्रमुख उद्योग के रूप में वहाँ पर था। जैसे रंगाई कुंड का मिलना और इसके साथ साथ कपड़े का भी मिलना, और जो आपने देखा है कि वो जो पुरोहित की मूर्ति मिली है जो मोहनजोदड़ो से मिली है, तो उससे भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कपड़ा उद्योग जो है बहुत ही उन्नत स्थिति में वहाँ पर था। इसके बात करते हैं मृद भांडों की, तो मृद भांड भी बहुत ही उत्तम किस्म के मृद भांड मिले हैं। इनको ब्लैक एंड रेड वेयर के रूप में जाना जाता है। और ये जो मृद भांड थे इनको हमने ऐसे पढ़ना है कि भाई दो तरह के मृद भांड थे, एक चाक निर्मित थे, एक हाथ से बने हुए थे। लाल रंग का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर छूने में जो है ये चिकने चिकने लगते थे। तो ऐसा हमने देखना है कि भाई इस तरीके से हम उन चीज़ों को लिखें ताकि एग्जामिनर को एकदम से वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसके साथ साथ काले रंग की पुष्पाकृतियाँ भी वहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि भाई जो ब्लैक रंग से वहाँ पर, जैसे आपने आजकल भी देखा था, जो घड़े हैं, मटके हैं, उनके ऊपर काले रंग से जो है कुछ किसी भी तरह की आकृति या फिर लाइनें वगैरह बना दी जाती थी। तो ऐसे ही उस समय में जो रेड कलर के जो है बर्तन थे और उसके ऊपर काले रंग की पुष्पाकृतियाँ वगैरह या फिर ये कहें कि ज्योमेट्रिकल जो डिजाइन है वो बना दिए जाते थे। यदि बात करें मनके की, मनका उद्योग भी बड़ा ही फेमस वहाँ का था। मिट्टी, गोमेद, फिरोजा, पत्थर, चांदी, सोने, इन सभी के वहाँ पर जो है मनके बनाए जाते थे। यदि स्थल की बात करें, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम उदाहरण देकर समझाएं। स्थल की बात करें, लोथल है, चुहंदड़ो है, यहाँ से जो है कारखाने के उदाहरण हमें मिलते हैं। यदि सीप के उद्योग की बात करें, लोथल और बालाथल, ये दोनों ही जगह से हमें सीप के उद्योग मिले हैं। यदि हम इस तरीके से किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो निश्चित ही है एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगेगा, या फिर हमें हमारी समझ भी बहुत उस टॉपिक के लिए स्थायी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे। इसी व्यापार में वाणिज्य में जो है आर्थिक जो गतिविधियां हैं, इसमें व्यापार वाणिज्य को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि दो तरीके से हम व्यापार वाणिज्य को पढ़ते हैं। हमारे दिमाग में एक माइंड मैप होना चाहिए कि एक जो हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार वाणिज्य है वो आंतरिक भी है और बाह्य भी है। यदि आंतरिक की बात करें तो कश्मीर का कोलार और काठियावाड़ और बलूचिस्तान, यहाँ से हमें आंतरिक व्यापार के साक्ष्य हमें मिल जाते हैं। यदि बाह्य व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो जो सुमेरियन सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता है, फारस की खाड़ी है, यहाँ अफगानिस्तान है, ये जो सारे क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों से हमें बाह्य यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। यदि बात करें कि जब भी कोई व्यापार वाणिज्य होता है तो किसी न किसी माध्यम से होता है, यानी कोई ना कोई इकाई रही होगी जिससे वो बाह्य या फिर आंतरिक रूप से जो व्यापार वाणिज्य करते थे। जैसे हमने शुरुआती तौर पर देखा तो पशुओं के साथ जो है क्रय विक्रय हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कि कोई ना कोई इकाई भी होगी कि तोल की, माप की, तो वो क्या थी यहाँ पर देखते हैं। कुछ साक्ष्यों के आधार पर हम उनको जो है दिखा सकते हैं। जैसे माध्यम की बात करें तो जैसे पैमाना वहाँ से मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, और 16 के जो गुणज में है वो बाट मिले हैं कि भाई जो है जिनकी कहेंगे वेट के हिसाब से जो हमें 16 के गुणज में जैसे बाट मिले हैं, 4 के, 8 के, 16 के, 32 के, तो इस तरीके से हमें वो जो है बाट मिले हैं। यदि मोहरों की बात करें, लगभग 250 मोहरे लगभग 2000 प्लस मोहरें, यानी यहाँ पर मैंने देखो लिख भी रखा है 2500 मोहरें वहाँ से हमें मिली हैं। यदि मोहरों की बात करें तो मोहरें कैसी है, वर्गाकार भी है, आयताकार भी है और बेलनाकार भी है। जब हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ से क्लियर होता है वो सर्वाधिक जो मोहरें वहाँ से मिल रही हैं वो वर्गाकार हैं, और उसके बाद आयताकार भी हैं और बेलनाकार भी हैं। खासतौर से जो बेलनाकार मोहरें हैं इनको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जोड़ के देखते हैं। और ये मोहरें किस चीज़ की बनी हुई है, सेलखड़ी की भी हैं, चर्ट की भी है, फ्लिंट की भी है, कांचली मिट्टी की है। तो ये अलग अलग जो है मिट्टी थी उससे बनाई गई मोहरें थी। अब देखिए मैप के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। ये आपका सारा का सारा अफ्रीका है, ये ऊपर यूरोप चला जाता है, और यहाँ से हम देखें ये फारस की खाड़ी, और यहाँ पर हमने ये है भारत का मैप ड्रॉ किया है। और ये देखिए यहाँ से ये जो एरिया हमें दिखाई देता है ये हड़प्पा सभ्यता का एरिया यहाँ पर है। तो यहाँ से जो इस क्षेत्र में जो व्यापार होगा वो हमारा आंतरिक व्यापार होगा, और इन क्षेत्रों से
चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे फारस की खाड़ी से साथ हो या अफगानिस्तान के साथ हो, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में हम देखते हैं। वैसे हमें मिस्र की एक कुरिका भी वहाँ से मिली है, तो इससे हम ये भी साक्ष्य हैं कि इन लोगों के साथ भी हमारा व्यापार होता होगा। ये यहाँ से हमें एक अभिलेख मिला है, उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो भाई मेलुहा शब्द इस जगह से जो अभिलेख मिला है उसमें मेलुहा शब्द का यूज हुआ है। ये मेलुहा शब्द जो था ये हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयुक्त किया गया था। अब यहाँ पर 3 नाम मिले हैं इस अभिलेख में, मेलुहा है, मगन है, दिलमुन है। इन सब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सारगोन के शासक का था ये अभिलेख यहाँ से। अब बात करते हैं कि आयात क्या होता था और निर्यात क्या होता है। यदि आयात की बात करें तो चांदी है, लाजवर्ण है, तांबा है, ऐसे ऐसी बहुमूल्य पत्थर जो है वहाँ से आयात किए जाते थे। और निर्यात की बात करें, सीप का सामान, जैसे हमने उद्योग के बारे में पढ़ा था, तो सीप का सामान था वो बहुत सारा बाहर जाता था। हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं जाती थी। वस्त्रों के लिए तो बहुत फेमस था, मनके यहाँ के बहुत फेमस थे। तो ये सभी की सभी जो है वस्तुएं जो हैं यहाँ से निर्यात की जाती थी, और ये सभी की सभी वस्तुएं हैं निर्यात की जाती थी। एक टेबल के माध्यम से मैं बाद में कोशिश करूंगी कि आपको क्या क्या वस्तुएं कहाँ कहाँ से आयात और निर्यात की जाती थी इसके संदर्भ में भी बात की जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय।